नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज़। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे यहां पर चीनी की, जहां पर डिस्टिलरीज काफ़ी परेशान हैं। केन क्या हम जल्दी क्रशिंग होता हुआ देखेंगे, और साथ ही साथ एथनॉल के लिए क्या सिनेरियो रह सकता है, इस पर भी करेंगे चर्चा। हम ऑल्सो बात करेंगे यहाँ पर कच्चे तेल की, क्योंकि यहाँ पर पिछला हफ्ता काफ़ी तेज़ी वाला था। $95 प्रति बैरल तक हमने लेवल्स जाते हुए देखे थे, लेकिन आज एशियन मार्केट्स की अगर बात की जाए तो करीबन 2% की गिरावट के साथ कारोबार है। क्या है फैक्टर्स, फंडामेंटल्स, इस पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऑल इंडिया डिस्टिलरीज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विजेंद्र सिंह, निर्मल बैंक सिक्योरिटीज से कुणाल शाह। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले यहाँ पर कच्चे तेल पर एक सेंस ले लेते हैं। कुणाल, आपको क्या लगता है कहाँ जा सकते हैं प्राइसेस, गिवन द फैक्ट कि पिछला हफ्ता काफी तेजी का था, 2 हफ्ते लगातार बढ़त के बाद इस हफ्ते की शुरुआत थोड़ी सी नरम हुई है? जहाँ पे ईरान ने थोड़ा एक सॉफ्ट स्टांस दिखाया है, नॉट टू अग्री विद यूएस डिमांड्स, बट इंडिकेशन दिया है दैट दे आर विलिंग टू मेक डील विद यूएस, बट एट देयर ओन टर्म्स। सो वेदर यूएस विल डू इट और नॉट, उसके कारण आज हमने देखा है मॉर्निंग में 1.25% नीचे खुला है। मैं नहीं मानता हूँ कि ऑयल बहुत ज्यादा घटना चाहिए जब तक हॉर्मूज 100% ओपन नहीं होता है। एवरी डे हम लोग 2.75 मिलियन बैरल यूएस, यूरोप और यूएस, जापान, चाइना, ये सब अपने अपने रिजर्व में से यूज कर रहे हैं। पिछले 6-6.5 महीने से हर दिन 2.8 मिलियन बैरल रिजर्व में से यूज हो रहा है। सो रिजर्व धीरे 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 डिप्लीट हो रहा है। सो फंडामेंटल ऑयल के जरा भी बेरिश नहीं है। सो जब अगर एक ही फैक्टर है जो ऑयल में मंदी क्रिएट कर सकता है, वो है सीज फायर बिटवीन यूएस एंड ईरान और हॉर्मुज ओपन। यही चीज है जिससे ऑयल के प्राइसेस नीचे आ सकते हैं। अगर हॉर्मुज ओपन नहीं होता है तो WTI धीरे धीरे $96-98, ब्रेंट धीरे धीरे $105 की ओर जाएगा, ऐसा मेरा व्यू है। ऑलराइट, तो मंदी यहाँ पर नहीं है, तेजी की एक्सपेक्टेशन है। कच्चे तेल में आगे और भी बढ़त देखने को मिल सकती है। कच्चे तेल से एथनॉल की तरफ जाते हैं और हमारे साथ अब इंडिया डिस्टिलरीज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विजेंद्र सिंह हैं। विजेंद्र जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। जिस चीज़ को हमने पिछले क्वार्टर में सेलिब्रेट किया कि कच्चे तेल के प्राइसेस इतने वॉलेटाइल थे, लेकिन हमारे पास एथनॉल था और B20 हमने यहाँ पर उसको भी यहाँ पर होते हुए देखा। लेकिन अब चीनी इंपोर्ट्स की जब बात हुई है तो आप कहेंगे एक काफ़ी टर्न अराउंड यहाँ पर ओवरऑल स्थिति में बनता हुआ नजर आया है? नहीं मनीषा, देखिए इथेनॉल का जो प्रोग्राम है वो सरप्लस के ऊपर डिपेंड करता है। सरप्लस शुगर हो, सरप्लस कॉर्न हो, सरप्लस राइस हो तो इथेनॉल में जाएगा। अगर शुगर सरप्लस नहीं तो इथेनॉल नहीं बनेगा शुगर से, खाली सी मोलासेस शुगर बने, सी मोलासेस से इथेनॉल बनेगा। बाकी जो सी कमी आएगी, जो अबाउट 27% सप्लाई किया था शुगर इंडस्ट्री ने, उसमें जो कुछ जो है कॉर्न इंडस्ट्री से आ जाएगा या राइस से आ जाएगा। जी, आपको लगता है कि ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा कि फूड वर्सेस फ्यूल में फूड ऑफ कोर्स यहाँ पर प्रायोरिटी है, लेकिन थोड़ा सा ये शेकी होता हुआ नजर आ रहा है, और जिस तरह की कॉन्वर्सेशन है कि E10 भी हो सकता है, E20 भी हो सकता है, आप कहेंगे एज ऑफ नाउ ये सिर्फ नैरेटिव है? देखिए ये तो एक नैरेटिव भी मान सकते हैं इसको, और ये भी मान सकते हैं कंज्यूमर को जो चाहिए वो देना चाहिए। अगर हमको कंज्यूमर लगता है कि E10 पे जाना चाहते हो तो E10 की बात भी कर सकते हैं, लेकिन E10 बहुत पीछे चला गया है। अभी E20 से आगे बढ़ना है, कैसे बढ़ना है वो सोचना चाहिए, अपने को वापस नहीं जाना चाहिए इसके ऊपर। और जो हमारा पॉलिसी है फ्लेक्स फ्यूल के बारे, फ्लेक्स कार के बारे में, E85 के बारे में, उसको ज्यादा परस्यू करना चाहिए अब, क्योंकि 85 और E100 E10 से फ्लेक्स कार के साथ में ये अच्छा प्रोग्राम चलेगा, इसका लगातार सबको फायदा होगा। विजेंद्र जी, एक तरफ तो जैसे अगर फूड का सरप्लस नहीं है तो एथनॉल नहीं बनेगा, दूसरी तरफ क्योंकि चीनी के प्राइसेस इतने बेहतरीन हैं, आप कहेंगे क्योंकि एथनॉल प्राइसेस में तो रिवीजन ही इतने टाइम से नहीं हुआ, शुगर एज ऑफ नाउ ज्यादा प्रॉफिटेबल है मिल्स के लिए? हाँ, अभी तो प्रॉफिटेबिलिटी शुगर की ज्यादा है कि अनलेस एंड सरकार इथेनॉल के प्राइस चेंज करती है कि नहीं करती है वो देखने वाली बात है। और इस साल लगता है कि शुगर सप्लाई टाइट रहने की वजह से हो सकता है इथेनॉल बाद में अभी जूस से ना बने, सिर्फ सी मोलासेस से बने। विजेंद्र जी, जैसे आपने कहा कि ये सब चीजें टेम्परेरी है, ये सब चीजें टेम्परेरी है। शुगर प्रोडक्शन घटता रहता, बढ़ता रहता है वेदर के हिसाब से। शुगर प्रोडक्शन 1.5 साल दोबारा बढ़ जाएगा तो दोबारा शुगर सरप्लस हो जाएगी।
विजेंद्र जी, जो जितनी भी डिस्टलरीज हैं या मिल्स हैं सिर्फ शुगर पे नहीं हैं, उन जिस तरह से इसमें इन्वेस्टमेंट की गई है, मेज राइस शायद यहाँ पर लगातार यूज़ हो पाएगा, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर डिस्टलरीज बंद होंगी। किसी ना किसी तरह, जैसे आपने कहा, दूसरे फूड से यहाँ पर एथेनॉल हम बनता हुआ देखेंगे। एज ऑफ नाउ जितना परसेंटेज है, कैसे देखते हैं आप उसे? एथेनॉल कितना मेज से, कितना राइस से, कितना शुगर से आ रहा है? देखिए, लास्ट ईयर शुगर से तो बहुत कम है, 27% रहेगा शुगर से तो लास्ट ईयर, और मेज से और राइस से ज्यादा बढ़ा है। मेज से लगभग, अगर मैं आंकड़ा देखूं, 72% मेज से था। सो मेज से ज्यादा इथेनॉल आ रहा है। और मेज, क्योंकि देखिए मेज शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, अगर उससे कम होती है किसी वजह से साइकिल में कॉर्न का, तो अगले साइकिल में कॉर्न बढ़ जाता है। जो गन्ने की जो क्रॉप है वो 1 से 1.5 साल की होती है, उसको रिकूप करना टाइम लगता है। तो मेरा मानना यह है कि जैसे अगर शुगर से एथेनॉल कम होएगा, तो कॉर्न और राइस से एथेनॉल बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर कॉर्न का एथेनॉल बढ़े तो कॉर्न के रेट बढ़ सकते हैं, और कॉर्न के रेट बढ़ेंगे तो किसान कॉर्न को ज्यादा लगाना शुरू कर देगा। तो ये ऑटो साइकिल है जो कम्युनिटी में चलता है और उसमें चलेगा तब तक कि 1.5 साल बाद शुगर केन वापस आ जाएगा। विजेंद्र जी, जिस तरह की स्थिति फिलहाल हमने यहाँ पर बनती हुई देखी है, चीनी से जैसे आपने कहा बनेगा नहीं, चीनी इंपोर्ट की जा रही है। मक्का, जिस तरह से पोल्ट्री वाले, फीड वाले कह रहे हैं कि मक्के के प्राइसेस जैसे बढ़े हैं उसको भी इंपोर्ट किया जाना चाहिए। आपको लगता है कि थोड़ा सा पॉलिसी रीथिंक या एक बैठ के कॉन्वर्सेशन की जरूरत पड़ेगी? हाँ, देख, पॉलिसी रिव्यू हमेशा करना चाहिए और करते रहना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि कॉर्न इस साल कम पड़ेगा, तो इथेनॉल का मीड अपने आप ही कम हो जाएगा। लोग इथेनॉल कम बनाएंगे कॉर्न से, अगर कॉर्न का अवेलेबिलिटी खत्म हो जाएगी। पर मुझे लगता है कि ये ऑटो सिस्टम है, जब कॉर्न के रेट बढ़ेंगे तो कॉर्न की सप्लाई बढ़ जाएगी। विजेंद्र जी, आपको क्या लगता है चीनी के प्राइसेस आगे जाकर किस तरह से रह सकते हैं? मतलब फेस्टिवल डिमांड है, इंपोर्ट कर रहे हैं, ग्लोबल मार्केट्स में डेफिसिट है, कितना इंपैक्ट इसका प्राइसेस पे आगे जाकर पड़ेगा? देखिए, एक जो स्पाइक आया है वो तो अनरियलिस्टिक स्पाइक था, और मुझे लगता है कि जो सरकार ने मेजर लिए हैं, जिसमें इंपोर्ट सबसे मेजर पॉलिसी डिसीजन है, इससे अवेलेबिलिटी का इंश्योरिटी हो गई है कि अवेलेबिलिटी रहेगी, इसलिए कोई भी स्पेकुलेटिव बाई, पैनिक की बाइंग करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि करंट लेवल पर के बाद में नीचे, थोड़ा नीचे जाकर के प्राइस स्टेबलाइज हो जाएगा, और दिसंबर के बाद में प्राइसेस नॉर्मल होने शुरू हो जाएंगे। देखा, मिड अक्टूबर नए चीनी आ जाएगी फैक्ट्री चलने के बाद में, तो उसके बाद में इतना क्राइसिस नहीं रहेगा, और नया प्रोडक्शन आते ही थोड़ा सा मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी। जी विजेंद्र जी, आगे जाकर जिस तरह से आपने कहा गवर्नमेंट ने काफी सारे स्टेप्स यहाँ पर उठाए हैं, एक ईजिंग इन दी स्टेप्स हम बनता हुआ यहाँ पर देख रहे हैं, और जिस तरह की अवेलेबिलिटी है उसे आप कैसे देखते हैं चीनी की आगे जाके? जिस तरह का कोटा इंपोर्ट के सामने जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो इंडियन मार्केट्स में अब बेचा जाएगा, तो किस तरह की स्थिति आने वाले 2-3 महीने में रह सकती है? देखिए, हम पहले भी कह रहे थे कि जो शुगर अवेलेबिलिटी है वो 22 लाख टन की महीने की मिल रही है, इस महीने मिली है। तो अवेलेबिलिटी साइड बहुत स्ट्रेस नहीं है। हाँ, शुगर स्टेप टाइट है आगे, और अगर फैक्ट्री 15 अक्टूबर के आसपास चल जाती है तो शुगर सप्लाई नॉर्मलाइज हो जाएगी आगे के लिए। और मीनवाइल जो इंपोर्ट का 1 मिलियन टन का इंपोर्ट का जो परमिशन मिली है, उसके द्वारा कुछ ना कुछ इंपोर्ट शुगर होएगी, कम होगी, ज्यादा होगी, और डिपेंड करता है लॉजिस्टिक कैसे मूव करते हैं, क्योंकि हर जो टाइम लगता है रॉ शुगर आने में, फैक्ट्री पहुंचने, प्रोसेस करने में टाइम लगेगा, वही तो जल्दी नहीं हो सकता है। बट उससे क्या है, बैकअप तैयार हो गया है कि फैक्ट्री अगर लेट होती है तो अपने को रॉ शुगर का अवेलेबिलिटी हो जाएगी, जो कि 50% ऑफ मंथली कोटा के आसपास है। तो मुझे लगता है इसमें कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है, और ये धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो जाएगी। जैसे जैसे लोग समझ में आएगा कि चीनी का स्टॉक है और चीनी की सप्लाई होने वाली है, तो लगता है जो पैनिक की बाइंग हो रही थी, स्पेकुलेटिव बाइंग हो रही थी, वो रुक जाएगी। पॉइंट टेकन। विजेंद्र जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली अब तक जो खरीदारी या तेजी प्राइसेस में आनी थी वो शायद आ चुकी है। शुगर प्राइसेस इज डन विद। स्पेकुलेटिव मूवमेंट जो मार्केट्स में था वो अब थोड़ा सा बैठता हुआ नजर आया है सरकार के मेजर्स की तरफ से भी, और इस वजह से भी कि अंतर्राष्ट्रीय चीनी यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में आने लग जाएगी। क्रशिंग हम जल्दी होता हुआ देखेंगे, और जिस तरह से गवर्नमेंट स्टेप्स हैं उन्होंने इंश्योर किया है कि अवेलेबिलिटी यहाँ पर मार्केट में हो।
वेल ये तो बात हुई चीनी की, लेकिन गोल्ड एंड सिल्वर आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर तेजी बरकरार है। पिछले 3 हफ्ते लगातार बढ़त के बाद इस हफ्ते की शुरुआत भी यहाँ पर तेजी के साथ हुई है। सोना आपकी स्क्रीन पे है, $4650 प्रति आउंस के लेवल्स यहाँ पर हैं, 1% की तेजी। और चांदी लेकर आएंगे और 70 के आसपास के लेवल्स यहाँ पर भी। कुणाल, यहाँ पर क्या सेंस बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पिछले 2 महीने में लोज से जिस तरह का रिबाउंड हमने गोल्ड सिल्वर में आता हुआ देखा है, कितना सस्टेनेबल है और आगे जाकर फेस्टिवल्स तक, दिवाली तक किस तरह के प्राइसेस रह सकते हैं? ये हम तो आपके शो पे लगातार कह रहे हैं इट्स द राइट टाइम टू बाय गोल्ड। 4100 और $4100 से मैं बुलिश हूँ गोल्ड पे। और मुझे लग रहा है कि अभी जो हालात बन रहे हैं यूएस की डेट को रिगार्डिंग, तो एक चीज अभी बहुत क्लियर हो गई है कि यूएस की डेट आने वाले 1 साल में और तेजी से बढ़ने वाली है। और ये जो 30 ईयर बॉन्ड यील्ड यूएस पे जो बढ़ रहा है, इसको इंटरवेन करने के लिए यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी ने कहा है कि जो लेटली उन्होंने जो मेजर्स अनाउंस किए हैं उसको छोड़ के और नए मेजर लेने के लिए वो तैयार है। सो दिस ऑल इज रियली बुलिश फॉर गोल्ड। गोल्ड 4800 $4850 बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। और यहाँ पे फिजिकल मार्केट में डिमांड कम है और गोल्ड में इंडिया का इंपोर्ट कम है। ये सब नजरअंदाज करते हुए फाइनेंशियल डिमांड बहुत स्ट्रांग है, वो देख के एक्ट करना चाहिए। फिजिकल मार्केट को देख के कि डिमांड कम है ऐसा सोच के गोल्ड मंदी हो जाएगा ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये डिफरेंट टाइप की डिमांड है। जितने भी वर्ल्ड वाइड फंड मैनेजर है वो सभी गोल्ड में अगर अंडरवेट है तो उनको लग रहा है कि अभी जो हालात बन रहे हैं उसमें गोल्ड होना चाहिए। तो ये लोग गोल्ड लेने आएंगे तो गोल्ड का भाव क्या होगा आप समझो। सो तेजी का माहौल है और तेजी बना रहेगा। बीच बीच पे $50-100 का फॉल या वॉलेटिलिटी आती रहेगी। डरिए मत, बने रहिए, ध्यान तेजी का है। ऑलराइट, अच्छी खासी तेजी हम ऑलरेडी यहाँ पर देख चुके हैं। एब्सोल्युटली कुणाल लगातार हमें कहते भी रहे हैं कि खरीदना चाहिए, सोने में मंदी का यहाँ पर कोई चांस नहीं है, कोई रीजन भी नहीं है, और वो सारे के सारे फंडामेंटल्स उन्होंने रिपीट भी किए। कुणाल, डॉलर इंडेक्स आपको कैसा लगता है, क्योंकि ये एक और फैक्टर है जो सपोर्टिव है और 3 महीने के लोज पर ऑलरेडी हम यहाँ पर हैं 99, 98, 95 जैसे लेवल्स टूटते नजर आते हैं। विद द टाइम यस, ये 98 भी टूटेगा, विद द टाइम 95 भी टूटेगा। और मुझे लग रहा है और डॉलर इंडेक्स नहीं भी टूटेगा तो भी गोल्ड ऊपर जाएगा। सो मेरा ऐसा मानना है कि डॉलर इंडेक्स का जो ट्रेंड है वो डेफिनेटली यहाँ से कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। जापान कभी भी इंटरेस्ट रेट थोड़ा बढ़ाने की ट्राई करेगा तो ऐसे टाइम पे डॉलर इंडेक्स और थोड़ा कमजोर होगा, येन थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। सो आई थिंक इट इज शॉर्ट टर्म में 98 और मीडियम टर्म में 9650 की ओर डॉलर इंडेक्स जाता हुआ दिख रहा है। डॉलर इंडेक्स में यहाँ पर गिरावट की एक्सपेक्टेशन है। वो एक और एडेड फायदा है जो हमने मार्केट्स में आता हुआ देखा। और आपको याद दिला दें कि आज रीजनल इक्विटी मार्केट्स इंक्लूडिंग इंडिया में गिरावट है, लेकिन सोना चांदी में यहाँ पर तेजी बरकरार है। कुणाल, मेटल्स कैसे देखेंगे, क्योंकि एक रेंज में वॉलेटिलिटी है लेकिन एक रेंज में अटकती हुई अब नजर आई है। मेटल भी तेजी है मनीषा जी, कमोडिटी में है। आप समझिए हम ऐसे टाइम में आ गए कि अगर आपको तेजी नहीं करना है तो मत करना, पर भूल से भी मंदी मत करना कोई भी कमोडिटी में। सो कमोडिटी में जब ऐसे हालात क्रिएट होते हैं वर्ल्ड में जहाँ पे फर्दर नई लिक्विडिटी मार्केट में आने वाली है तो कमोडिटी में कैसे मंदी होगा? कोई भी कमोडिटी में मंदी होने की जगह नहीं है। सो मेरा व्यू ऐसा है, मेटल में भी कॉपर 1370 के आसपास बाय कर सकते हैं। 1400, 1450 का टारगेट आ सकता है कॉपर में। कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम सब तेजी लग रहा है। एल्यूमिनियम धीरे धीरे फिर से 360 का भाव आएगा ऐसा हमारा व्यू बन रहा है। सो बाय एट डिप्स मेटल्स भी बहुत बुलिश लग रहे हैं। कुणाल, इंडियन रुपये पे लेके अब यहाँ पर क्या सेंस है? हल्की सी गिरावट आज है, बट दैट इज ऑफ कोर्स गिवन द फैक्ट फंडामेंटल्स जो हम इंटरनेशनल मार्केट से यहाँ पर डील कर रहे हैं। लेकिन आपको लगता है ये 96 की तरफ फिर से जा रहा है? I hope not, but I believe for रूपी, आज रूपी के लिए, इंडिया के लिए अगर आप देखेगा अभी लेटली गवर्नमेंट ने जो सिल्वर भी इंपोर्ट होते हुए देखा है, गोल्ड का भी हमने थोड़ा इंपोर्ट आते हुए देखा है। तो जब तक ये ऑयल ऊपर है और जब तक हम डॉलर इंडेक्स पे भारी फॉल नहीं देखते, रूपी ज्यादा, पर मेरा ऐसा मानना है कि ये 9650 के ऊपर नहीं जाना चाहिए और 9450, 94 तक आने की जगह है।
because of the international factors rather than the domestic factors. पॉइंट टेकन। कुणाल, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, करेंसीज पर, कमोडिटीज़ पर अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, अपना एनालिसिस और अपना व्यू भी देने के लिए। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, लौटेंगे और लेकर आएंगे बॉन्ड स्ट्रीट। नमस्कार, बॉन्ड स्ट्रीट में आपका स्वागत है और आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जिस तरह की हलचल है उसका सीधा असर हमने यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में भी बॉन्ड्स में आता हुआ देखा है। इंटरेस्टिंगली 7 स्टेट्स यहाँ पर 201 बिलियन जुटाने की कोशिश करेंगी कल ट्यूसडे को, और बाजार उससे पहले इसको वॉच कर रहे हैं। आपको ये भी याद दिला दें कि मंगलवार को राज्य यहाँ पर बॉन्ड बिक्री करेंगे। साथ ही साथ कच्चे तेल की ऊंची जो कीमतें हैं उसकी भी चिंता यहाँ पर बाजार में है। ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस $93 प्रति बैरल के ऊपर फिलहाल भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। साथ ही साथ किस तरह का विदेशी निवेश रह सकता है उस पर भी होगी नज़र। इक्विटीज़ में हल्की सी आज गिरावट है, रुपए में भी हल्की सी मंदी है, तो इन सब का इम्पैक्ट यहाँ पर हमने बाजार पे पड़ता हुआ देखा है। एक और चीज़ आपके समक्ष रखना चाहेंगे, वो है सेबी की तरफ से जो 2 कंसल्टेशन पेपर यहाँ पर फ्राइडे को जारी किए गए हैं। इसमें सेबी का ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म्स पर यहाँ पर प्रस्ताव है। ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म्स के नियम बदलने के यहाँ पर कोशिश की जा रही है। एक तो फिक्स्ड इनकम चैनल पार्टनर फ्रेमवर्क का प्रस्ताव है, जहाँ पर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ के वितरण में मदद का लक्ष्य है। दूसरा, यहाँ पर एडवर्टाइजिंग कोड को और सख्त करने की भी योजना है। तो ये दोनों कंसल्टेशन पेपर्स एज ऑफ नाउ इन पब्लिक हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि प्राइवेट बॉन्ड इशुएंसेस में आज यहाँ पर कौन कौन सी कंपनीज हैं। पावर फाइनेंस कॉर्प मार्केट में है और बहुत बड़ी इनकी बुक है, 50 बिलियन के लिए ये आज यहाँ पर बाजार में है और 2 बॉन्ड्स के साथ ये पैसा जुटाने की कोशिश भी है। टीवीएस क्रेडिट सर्विसेज 5 बिलियन के लिए मार्केट्स में है। ये 6 साल की मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स के साथ पैसा जुटाना चाहते हैं। क्रेजी बी सर्विसेज 1.5 बिलियन जुटाना चाहते हैं और ये 2 साल की मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स के साथ बाजार में आज हाजिर हैं। रुपी कैपिटल भी यहाँ पर बिड्स कलेक्ट कर रहे हैं 750 मिलियन के लिए। फेब 2028 की मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स के साथ ये भी बाजार में हैं। एंड फाइनली ऑरेंज रिटेल फाइनेंस 500 मिलियन जुटाना चाहते हैं और ये 2 साल की मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स के साथ बाजार में हैं। ये तो सारी की सारी कंपनीज हैं जो आज यहाँ पर प्राइवेट बॉन्ड इशुएंसेस लेकर आ रही हैं। लेकिन कल की अगर बात की जाए तो इसमें आपके सामने विजन इंफ्रा इक्विपमेंट है, 250 मिलियन के लिए ये बाजार में है 2 बॉन्ड्स के लेकर। और साथ ही साथ ITI गोल्ड लोन्स 1 बिलियन ये भी जुटाना चाहते हैं और 2 साल की मैच्योरिटी के बॉन्ड्स के साथ ये बाजार में कल बिड्स यानी कि ट्यूसडे को बिड्स कलेक्ट करेंगे। CNBC Awaaz and India Bonds present Bond Street.